हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, यानी जिन बालिकाओं के पास गृह विज्ञान विषय है और आप सभी का गृह विज्ञान विषय का पेपर होगा 8 मार्च को, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को आप तैयार कर लो। 70 में 65 प्लस बिल्कुल 100% आप करके आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल पेपर से बिल्कुल 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है और इसके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गृह विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और चित्रकला, इन विषयों की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और निर्देश में ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। पेपर के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। शर्त यह है कि जब आप OMR सीट भरेंगे, आपके पास पेन चाहे काला हो या नीला, लेकिन जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसका ध्यान रखिएगा, चाहे काले पेन से आप OMR सीट भरें या नीले पेन से भरें, लेकिन जेल पेन का नहीं प्रयोग करेंगे आप लोग। बिल्कुल ये मना है, सख्त मना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप सभी लोग OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है और ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप समय नष्ट नहीं करेंगे, यानी उसके लिए आपको समय नष्ट नहीं करना है, अगले प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न 8 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे यहाँ पर इस वायरल पेपर से। तो चलिए, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से जो भी विकल्प सही है उसका चुनाव करके OMR सीट में गोले को काला करके करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, पहला प्रश्न यहाँ पर जो है, ये प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, यह अप्रत्यक्ष आय है। इनमें से अप्रत्यक्ष आय क्या है? क्या जमा धनराशि का ब्याज, निःशुल्क आवास या वेतन या कृषि से प्राप्त आय? तो जमा धनराशि का ब्याज जो होता है ये प्रत्यक्ष आय है, वेतन भी प्रत्यक्ष आय है, कृषि से प्राप्त आय भी प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है, लेकिन निःशुल्क आवास जो मिलता है यह प्रत्यक्ष आय नहीं है। यह कैसा है? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या जन स्वास्थ्य पर पड़ता है, या व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, या आर्थिक जीवन पर, या उपर्युक्त सभी पर? तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी पर। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है। संक्रामक रोगों से यदि बचाव करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? संतुलित आहार द्वारा, या नियमित व्यायाम के द्वारा, या प्रातः काल धूप में बैठकर, या टीकाकरण के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है टीकाकरण के द्वारा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? मेरे प्यारे बच्चों, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। यदि हम विटामिन ए युक्त चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, 1 ग्राम में होते हैं। तो 1 ग्राम में क्या 10 डेकाग्राम होते हैं, या 10 डेसीग्राम, या 10 सेंटीग्राम, या 10 मिलीग्राम? तो 1 ग्राम में मेरे प्यारे बच्चों 10 डेसीग्राम होते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे क्योंकि 8 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल किस तरह का होता है? तो वर्षा का जल मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध होता है। कैसा जल होता है? शुद्ध जल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग हम किस तरह के वस्त्रों पर करते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर किसका प्रयोग किया जाता है? नील का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा भोजन सुरक्षित रहता है, यानी उसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन, भाप द्वारा पकाना। यदि हम भोजन को भाप के द्वारा पकाते हैं, यानी कुकर में, प्रेशर कुकर में पकाते हैं, तो उसके क्या पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बनिक पदार्थों के जलने से मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़ों की क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु कोश, यानी कूपिका। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? इनमें से किस अंग को श्वसन तंत्र का भाग नहीं माना जाता? तो यहाँ पर ध्यान देना, नाक श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़े भी श्वसन तंत्र के भाग हैं, श्वास नली भी श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन यकृत जो होता है यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता। राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यकृत। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। 8 मार्च को ये प्रश्न आना बिल्कुल तय है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? इसका राइट आंसर होगा, ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को भी तेज ज्वर
या बुखार होता है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 मिनट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय रोगी के लिए हानिकारक होता है, तो क्षय रोगी को मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो है क्या होता है? हानिकारक होता है। पूर्ण तरल आहार है, यहाँ पर मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं। पूर्ण तरल आहार क्या है? तो यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। दूध एक पूर्ण तरल आहार माना जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो आपको याद नहीं करना बल्कि समझना है। तो प्रश्न क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पारिवारिक बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार की जो बचत की गई होती परिवार के द्वारा जो बचत की गई धनराशि होती है उसके द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हम सभी लोग, और उस धन को क्या कहते हैं? पारिवारिक बचत कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। यदि हम खाने का सोडा मिला देते हैं और खाद्य सामग्री में जो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? विटामिन बी। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है, तो शिक्षा है, मकान है, भोजन है, फैशन जो है पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में अभाव होता है, तो शुद्ध जल में किसका अभाव होता है? रंग का, गंध का, स्वाद का या उपर्युक्त सभी का? तो शुद्ध जल में मेरे प्यारे बच्चों उपर्युक्त सभी का अभाव होता है। प्रश्न अगला है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बा, जिसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो चलिए ध्यान देना आप सभी लोग। 8 मार्च 2025 के लिए ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, ये सभी प्रश्न जितने भी इस मॉडल पेपर में हैं सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए ध्यान दें, पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं? तो बिल्कुल बेसिक सा उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक बचत के उद्देश्य क्या हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। बचत के निम्न उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? वृद्धावस्था में सहायता। यदि हम बचत करते हैं, धन का संचय करते हैं, तो जब वृद्धावस्था आएगी तो वही बचत किया हुआ धन हमारी सहायता करेगा। दूसरा है, राष्ट्र के विकास में भी सहायक होता है बचत किया गया धन। तीसरा है, जीवन स्तर उठाने में भी सहायता मिलती है यदि हमने धन को बचा कर रखा है तो। और चौथा है, आश्रितों की सहायता, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनको भी हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। और पांचवा सबसे जरूरी, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। भविष्य में जो अचानक आने वाले संकट होते हैं उनमें भी की गई बचत बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होती है।
तो ये हो गए बचत के उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म भोज्य विषाक्तता के क्या कारण हैं? तो बाटुलिज्म भोज्य विषाक्तता के कारण क्या हैं? और ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। क्लियर हो गया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर यहाँ पर समझिएगा। बाटुलिज्म विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम संक्रमण के कारण होती है, जो भोजन के माध्यम से या घावों के माध्यम से होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 24। अस्थि की टूट से आप क्या समझती हैं? तो अस्थि की टूट, अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी होता है। क्लियर हो गया? और टूट यानी टूट जाना। तो बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है इसका, जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट के कारण शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न का बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है। जब यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 25, घी या तेल लगे वस्त्रों को साबुन या गर्म पानी से धोने पर यह धब्बा आसानी से निकल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, घी या तेल लगे वस्त्रों को साबुन या फिर गर्म पानी से धोया जाए तो धब्बा आसानी से छूट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी शैलियां हैं जिन शैलियों के माध्यम से भोजन परोसा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर आप लोग समझें यहाँ पर, भारतीय शैली, विदेशी शैली एवं बुफे शैली। ये क्या है? विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 जो कि सवाल से संबंधित है, आपको घबराना नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, प्रश्न कह रहा है कि 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो चलिए इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर मूलधन कितना है? 9,000 रुपया। आप देख लें इस प्रश्न में मूलधन है 9,000 रुपया और दर कितनी है? 9%। यहाँ पर 9% है दर। समय कितना है? समय है 4 वर्ष। अब साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ये होता है सूत्र। अब मूलधन कितना है? तो ये है 9,000। दर कितनी है? 9% है। समय है 4 वर्ष और नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक यहाँ 0 काट देंगे, एक ऊपर काट देंगे, एक यहाँ और एक ऊपर।
क्या बचा? 90, 9 और 4 बचा। तो 90 को हम 9 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल बेसिक सा है सवाल। आपने बचपन में आपने छोटी कक्षाओं में, बचपन में नहीं मेरे प्यारे बच्चों, छोटी कक्षाओं में आपने इस तरह के सवाल लगाए होंगे। इसको हम किससे गुणा करेंगे? 9 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 का पहाड़ा 0 में जाएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 का पहाड़ा 9 में जाएगा तो 9 9 81 होता है। आप लोग ध्यान दें, 810 आ गया। अब 810 यहां तक आ गया, इसको हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। 4 का गुणा 0 में जाएगा तो 0 आ जाएगा। 4 एकन्ने 4 होता है, चरवठ 32 होता है। क्या आ गया? 3240 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 3240 रुपया, यानी 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3240 रुपया हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेचिश अतिसार में क्या अंतर है? पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर बिल्कुल बेसिक सा है। सामान्यतः अतिसार का मुख्य कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। यही कारण है कि पेचिश में प्रायः ज्वर भी हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहाँ तक अतिसार का प्रश्न है, उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः कमजोर होने लगता है। तो ये हो गया पेचिश और अतिसार में अंतर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर, मियादी बुखार। इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है और रोगी को अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खिलाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिलाई किट क्या है? प्रश्न है कि सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग भी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट में क्या होता है? इंच टेप यानी फीता होता है, कैंची, मिल्टन चाक, स्कावेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा उत्तर था इसका। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 31 है, कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है?
यानी कृत्रिम श्वसन क्यों प्रदान किया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 4 नंबर का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताज़ा वायु का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ सकती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना ही क्या है, कृत्रिम श्वसन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन क्रिया को चलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सक की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी विधि है सेफर्स विधि और तीसरी है लाबोर्ड विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा प्रश्न संख्या 31 तक के प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 32 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है। घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप लिखिए, यहाँ पर नाप होगा एवं फ्रॉक की ड्राफ्टिंग भी कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर अथवा है वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है पाक क्रिया, प्रश्न संख्या 34 है। पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर के प्रश्न जरूर तैयार कर लेना जो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।